बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल टॉक विद रेहान खान खड़ी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इस्माइल यास। प्रोग्राम का आगाज करें और आगाज में पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें तो आपको बताएं कि अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया था। उन्होंने बताया था कि आजम सवाती सुबह 7 बजे मेरे पास आए और उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं ले जाए और दरख्वास्त भी की थी कि मुल्क के खातिर जलसा मुलतवी करें। आजम सवाती ने पैगाम दिया था कि एक जानिब क्रिकेट मैच और दूसरी जानब मजहबी जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज है, मुल्क में इंतशार फैल सकता है। वानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जिसने सहूलत दी, इसने मुल्क के लिए मस्बत काम किया। आजम सवाती ने यह भी कहा कि वानी पीटीआई ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जमानत दी थी कि 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। इसी पैगाम पर पाकिस्तान के खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। एक सवाल के जवाब पर बानी पीटीआई ने कहा कि अगर मैंने मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। नैब तरमीम बहाली अब कानून बन चुका है। इसके तहत अदालत से रिलीफ मांगा तो ये कानूनी मामला है। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि काजी फायजा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क की तारीख की भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। काजी फायजा मुल्क की तारीख का एक जानबदार तरीन जज है। इसी सारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेहान खान खंड, चेयरमैन स्काई न्यूज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपसे इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं कि सर बानी पीटीआई कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं चलते। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं चलते तो जो 22 अगस्त का जलसा है तो वो क्यों उन्होंने मुलतवी किया था? ये तो फिर दोहरा में आ रहा है, फिर यू टर्न ले रहे हैं बानी पीटीआई। देखिए, बानी पीटीआई का कहना तो यही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल रहे हैं और उन्होंने बड़ी तकरीरें भी की हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और जनरल फैज और अपना साबिक चीफ आर्मी स्टाफ उनके खिलाफ और बड़े बड़े अफसरान के खिलाफ बड़ी बड़ी तकरीरें की हैं उन्होंने। लेकिन आज फिर उन्होंने अपने बयान में जिस तरह कहा कि अभी आपने मुझसे सवाल किया है कि 22 अगस्त का जो हमारा जलसा था वो मुलतवी किया गया है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, दूसरी जब आप एस्टेब्लिशमेंट की इतना कहना मानते हैं कि 22 अगस्त का जलसा आप उनके कहने पे मुलतवी कर रहे हैं और उसी के अंदर कह रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था कि 8 अगस्त का जलसा 8 सितंबर का जलसा वो खुद करवाएंगे। इसका मतलब कल जो अवाम इतनी निकली है, जो लोग तहरीके इंसाफ के लिए आए हैं, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का वादा था कि हम 8 सितंबर का जलसा करवाएंगे। मुझे बानी पीटीआई की इस बयान पर मुझे समझ नहीं आई रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं या उनका मकसद क्या है। इसी तरीके कल हमने इसमें देखा है कि कल हमने इसी तरीके देखा है कि जिस तरह के अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके केपीके के वजीर आला हैं, उन्होंने भी स्टेज पे चढ़कर एम फजूल में थ्रेटबाजी शुरू कर दी, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। जब आप लोग इस तरह की बातें करेंगे स्टेज के ऊपर चल के 15 दिन का, 15 दिन के बाद भी आप क्या कर लेंगे? मैं आपके सामने वॉलंटियरली कह रहा हूँ कि अगर 15 दिन के बाद भी जो है अली अमीन गंडापुर कुछ करे तो मैं मुझसे आके मुझे यहाँ पे पकड़ लें, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना, ये सब हवा में बातें करते हैं और ये सारी बातें जी। सर लास्ट टाइम में तो अली अमीन गंडापुर और जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज है, इनके दरमियान भी हुआ था कि उन्होंने ज़ाहिर है 30 दिन का जो टारगेट था वो कंप्लीट किया था। उन्होंने बहुत से काम किए थे और अली अमीन गंडापुर की जानिब से कुछ भी नहीं किया गया था। हाँ, इसमें इस तरह ही है ना कि अली अमीन गंडापुर अभी तक जो हमने देखा है कि वो यही बातें ही सुना रहे हैं अपनी बढ़ के, और वो इस तरह कर रहे हैं जिस तरह अपने घर के डेरे में बैठे हो और अपने नौकर चाकरों को बातें सुना रहे हैं। अब इस खेल और इस बचपने से बाहर आ जाना चाहिए। अब इनको बात करनी चाहिए अवाम के ऊपर, उनके पास एक पूरा सूबा है, सूबे के ऊपर काम करें। इस तरह तो नहीं है कि आप स्टेज पे चढ़ के भड़के मारेंगे। और पहले भी इन्होंने कह दिया था कि जी हम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म को मैं दी गिरफ्तार पुलिस भर के गिरफ्तार कर लूंगा। कहाँ है वो आपकी पुलिस, कहाँ गई आपकी वो बातें? फिर कईयों ने आपको कहा, कईयों के हुक्म पर आप फिर चले गए जाकर शहबाज शरीफ साहब को मिलने पर। और क्या अली अमीन गंडापुर का साहब कह सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर वजीर आला बने? जैसा फिर दूसरा सवाल आपसे ये कि बानी पीटीआई ने कहा कि 3 साल जो है वो मुझे कहा था कि खामोश हो तो तुम्हारे सारे केसेस खत्म कर देंगे। अगर ये केसेस जो है वो खत्म करने थे तो ये फिर केस बनाता कौन है और खत्म कौन करता है? देखिए, ये तो वही बात होगी ना कि अब बानी पीटीआई ने ये बात भी मंजरे आम पे कर दी है सबके सामने। बात ये है करने वाली कि अगर बानी पीटीआई ने ये बात की है कि जी 3 साल का वादा था कि जी हम केसेस खत्म कर देंगे,
تو پھر وہی پاکستان کی سیاست کا مذاق نظر آ رہا ہے نا دوبارہ، جس طرح کہ ہم نے پچھلا بھی دیکھا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اسی ملک کے اندر پھانسی لگا دیا گیا، پھانسی لگانے کے 40-45 سال بعد کہا جاتا ہے کہ جی وہ پھانسی غلط ہوئی تھی، ہمارے عدالت کی رولنگ ہے، آرڈر ہے، جناب قاضی فائز صاحب نے خود وہ آرڈر کیا ہے کہ وہ پھانسی جو تھی وہ غیر قانونی تھی۔ اب اس آرڈر کا ہم کیا کریں گے؟ دنیا ہمارا مذاق کس طرح بنا رہی ہے؟ آج دیکھیں، اگر وہ آرڈر کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور پچھلے آرڈر کو سامنے رکھتے ہیں، ایک آرڈر پہ ایک بندے کو پھانسی دی جاتی ہے اور دوسرا جج آ کے کہتا ہے 40 سال کے بعد کہ وہ فیصلہ غلط تھا، ایک جان تو چلی گئی۔ دوسری چیز آپ نے بات کی کیسز بناتا کون ہے، دیکھیں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ کیسز نواز شریف پہ کس نے بنائے تھے، کیسز آصف علی زرداری پہ کس نے بنائے تھے؟ جب ان پہ کیسز بن رہے تھے تو تب تو یہی عمران خان کہتے تھے، عمران خان اسٹیج پہ چڑھ کے کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا، فلانے کی مونچھیں اتار دوں گا، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں کس طرح کا کیس کر کے بند کیا گیا۔ تو اب وہی جو سلسلہ عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے، اور اسی طریقے جس طرح کہ اب نواز شریف صاحب کو صاف اور شفاف قرار دے دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جیسا شریف آدمی ہی کوئی نہیں، حساب دار جس کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے برآمد کیے گئے تھے، جس کے اپنا بیرون ملک جائیداد تھی، جس کے گھروں کو بند کیا گیا تھا، اب وہی حساب دار سب سے شریف ترین آدمی ہے اس ملک کے لیے۔ تو یہ تو پاکستان کی سیاست کا ایک کہہ لیں کہ ایک ویک کارنر ہے، جب کسی سیاستدان پہ عتاب آتا ہے اس پہ کیسز بن جاتے ہیں، جب وہ ہرا بھرا ہوتا ہے سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا؟ اس طرح ہی ہے، ان کو حکومت دی جاتی ہے، کبھی حکومت میں آیا نہیں، حکومت بتایا جاتا ہے کہ آپ حکومت کر رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ استوار ہو تو جاتے پاکستان کے اندر وہی یہی رکھا ہے، جو کچھ پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی کھیلا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، الزام اسٹیبلشمنٹ کا ہی آ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا کام ہے ملک کی دفاع کرنا، یعنی ملک کی حفاظت کرنا، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے ان کے درمیان؟ جب وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور پھر سیاستدان وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ آئے ہیں اور ان کا سارا رول ہے۔ دیکھیں اسما اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ سے یہی موقف قرار دے رہی ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ 2009 کے اندر جب پرویز مشرف یہاں سے چلے گئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ہر اخبار کی فرنٹ لائن کے اوپر چھپوایا کہ آج کے بعد ہمارا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی اپنا سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر آج تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ خود سیاست کے اندر نہیں آتی، ہمارے سیاستدان اس کو کھینچ کے لاتے ہیں، جب ہمارے سیاستدان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا سیاستدان جو ہے وہ اس کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی اپنی دوسری سٹوری کی طرف بڑھیں، اور سینیٹر جو فیصل وابڈا ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ محروم سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف نے کینیا میں قتل کے بعد مراد سعید اور انہی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، پورے پاکستان کو چیلنج کیا اور یہ بات بھی غلط ثابت کر دی۔ ایک ٹی وی کے ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل وابڈا نے ان کے انکشاف کیا اور ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے مراد سعید کو اپنے ہی بعد جو ہے وہ لیڈر نامزد کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو کچھ بڑا ہونے کا پتا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ارشد شریف کا قتل ہوگا۔ فیصل وابڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کہہ کر آیا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، سابق وزیر اعظم پر حملہ ان کی جان لینے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ انہی کے ساتھ ہی پارٹی کے سینئر لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو دبئی پر جانے پر سلام سٹی نامی شخص نے دباؤ ڈالا تھا، جیسے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض امیر نے اپوائنٹ کرایا تھا۔ اسپیشل ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ فیصل وابڈا نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے نزدیک فیض امیر کی گرفتاری کا فیصلہ بہت دیر سے ہوا تھا، جو دوسروں کی کرسیوں لیتا تھا وہ آج اندر چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیض امیر کی گرفتاری سے گھٹن کا ماحول ختم ہوا۔ ٹاپ سٹی انکوائری میں بہت سے لوگوں نے کریئر تباہ ہوئے دیکھے۔ اس پوری گیم کے اندر کریڈٹ تگڑے جمہوری آدمی چوہدری نثار کا تھا، جس نے اسٹینڈ لیا، کھڑے ہوئے اور انکوائری کرائی۔ فیض امیر جھگڑے میں 4 کردار ہیں، جن میں ایک بانی پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ متوقع عام قانون سازی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ قانون بدلنے کے لیے نمبر پورے ہو جائیں گے، پاکستان کی بہتری کے لیے قانون میں تبدیلی کرانی پڑتی ہے، آئین اور قانون بدلنا پارلیمان کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اسمبلیاں جو بھی فیصلہ کریں گی قانون سازی اسی کے مطابق ہوگی، سب ہو جائے گا، ملک اور قوم کا وسیع تر مفاد، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ فیصل وابڈا نے سوال کیا گیا کہ کیا 2 سے 3 دن میں کوئی قانون سازی ہونے والی ہے؟ اس سوال پر بھی وہ بولے اور کہا کہ اسلام آباد میں کافی پانی پینے آیا ہوں، کیا آپ نے گانا سنا ہے، مولانا آ رہے ہیں، یہ گانا یاد رکھیں، اس کو گاڑی پہ بجانا شروع کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد اور جمہوریت کی خاطر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ہونا ضروری ہے، آئینی آفدہ بھی
खाली हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर बानी पीटीआई को मायूसी होगी। इस मामले को इतना सर दबाया जा रहा है, अभी भी अरशद शरीफ की तदफीन भी नहीं हुई थी, फिर भी फैसल वावड़ा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो जो है वो बानी पीटीआई के बारे में आपका क्या कहना है कि उनका और इनका अलग अलग दोहराए हैं, क्यों दबा देखिए रहे हैं? बात यह है कि जहां तक हम बात करेंगे ना अरशद शरीफ के मैटर, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उस टाइम हुकूमत थी पीडीएम की, ठीक है। पीडीएम उस टाइम बरसरे इक़्तिदार में थी। राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे जिस टाइम अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। पहला सवाल तो यह है कि इमरान खान के ऊपर अगर तोशा खाना के केसेस बन सकते हैं, इमरान खान के ऊपर अगर इद्दत में निकाह का केस बन सकता है, इमरान खान के ऊपर अगर घड़ी चोरी का केस बन सकता है, तो इमरान खान का अगर इस इमरान खान का अरशद शरीफ के कत्ल से या मुराद सईद का अरशद शरीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक है तो क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहा? आज अरशद शरीफ के केस को दायर हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 साल से ज्यादा टाइम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं अरशद शरीफ के केस की समाअत की जा रही? और दूसरी बात यह है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो जिस भी गहरी साजिश के जरिए हुआ है उस साजिश को मंजर आम पे आना चाहिए। उसके ऊपर जिम्मेदार बानी पीटीआई है या मुराद सईद है या जो भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये पता है कि हमारा एक सहाफी है, ठीक है, हमारा एक भाई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वो शहीद है। उसकी शहीद करने के पीछे किसका क्या मकसद था वो अवाम के सामने लेके आए। इस तरह टीवी शोज के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं मिलने वाला। और रहेगी फैसल वाडा की बात, तो फैसल वाडा एक प्लांट आदमी है जिसको कहा गया कि जी आज अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, तू बहुत करीबी दोस्त है, जनाजा नहीं पढ़ना, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। किसने कहा था? अगर अरशद शरीफ को यह पता था कि अगर फैसल वाडा को यह पता था कि इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग होने वाली है, तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं की? उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों की जब इमरान खान की फायरिंग हो चुकी थी, अरशद शरीफ कत्ल हो चुके थे। उनको जो इल्हाम पहले हो जाता है, जो बाबा फैसल वाडा आजकल बने हुए हैं, बाबा बने हुए हैं, जिनको इल्हाम होता है, तो बाबा जी को पहले इल्हाम होता था तो पहले बता दिया करें ताकि उस मामला को रोक लिया जाए। सर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहती हूँ कि फैज हमीद जो झगड़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि 4 किरदार थे जिनमें से एक तो बानी पीटीआई का था। 3 कौन से किरदार थे? अब ये बात फैसल वाडा ने की है जी कि 4 किरदार थे उसके अंदर। अब 4 किरदार में एक का नाम तो उन्होंने दे दिया इमरान खान, बाकी 3 किरदारों का नाम भी देना। बाकी 3 किरदारों का नाम क्यों नहीं देते? अब उन 3 किरदारों का नाम अगर मैं स्टेज पे बैठ के दूं तो फिर फैसल वाडा की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी बाबा पूना है कि उनको हर चीज का पहले पता होता है, वो खत्म हो जाएगी। उन 3 किरदारों का नाम वो उनका भी एक आला ओहदे पे वो फाइज रहे हैं, आजकल रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इन्हीं के अंदर शामिल है, ठीक है। और जिसने मर्डर किया अरशद शरीफ का जो शामिल थे इसके अंदर, उन सबका नाम भी सबको पता है। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि मंजर आम पे कोई नहीं लाना चाहता। इसी के अंदर फैसल वाडा ने एक बात की है, शायद आपने गौर किया, इसमें कि नहीं किया। उनका कहना था कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाने वाला जो है वो आईएसआई का अपॉइंटेड किया हुआ आदमी। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है, वो अपॉइंट फैज हमीद ने किया या किसी ने भी किया, वो एक इदारे का अपॉइंटेड आदमी है, तो क्या यहाँ पे फैसल वाडा को गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन नहीं करनी चाहिए? क्योंकि फैसल वाडा ने एक पाकिस्तान के अहम इदारे पर, जो हमारी शान है, हमारी आन है, उस इदारे के ऊपर ये इल्जाम आयद किया है। और कल स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर बैठकर उन्होंने ये बात की है कि उसको दुबई से डरा धमका के निकालने वाला जो शख्स था, उसका ताल्लुक हमारी अफवाह से था, ठीक है। उसको अपॉइंट फैज हमीद ने किया था। जिसने भी अपॉइंट किया था, यहाँ पे फैसल वाडा को पकड़ लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम्हें इस चीज के बारे में किसने बताया। सर अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिसा ने मुद्दत मुलाजमा में तोसी लेने से मासरत की है। सुप्रीम कोर्ट में नई अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब के बाद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और सहाफियों से सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहिब कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुतफिक है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह साहिब को मेरे सामने ले आए, एक मीटिंग होगी जिसमें वजीर कानून आजम वजीर जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह भी मौजूद नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं सिर्फ इसीलिए कबूल नहीं करूंगा कि मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समात के लिए मुकर्रर न होने से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के
खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली तबीयत के नासाजी के बाद नहीं आ रही, इसी वजह से बेंच नहीं बन पा रहा। नई अदालती साल के अहदाफ से मुतालिक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि केस मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी लाएंगे, करने के लिए बहुत कुछ है। तो सर आप मुझे बताएं कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाजिल एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते तो इस्लामाबाद में इत्तेहादी हुकूमत को कौन और कैसे वो जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, अगर काजी फाजिल साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, तो फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, मौलाना आ रहे हैं, ये सब क्यों इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं? और इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे होने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि वो काजी फाजिल साहब को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। काजी फाजिल साहब ने अभी आपने ये इसमें रीड किया है कि काजी फाजिल साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 6 जजेस की समाअत। देखिए, जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के आला तरीन इदारा है हमारी जुडिशरी नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। जिस मुल्क में कानून और आइन का ख्याल नहीं किया जाता वो मुल्क की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उस मुल्क के अंदर 6 जजेस ने खत लिखा कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे बच्चे उठा लिए जाते हैं, हमारे खानदान के लोगों को तंग किया जाता है। उस केस की आज तक समाअत नहीं की जा रही। काजी फाजिल साहब को कौन रोक रहा है उसकी समाअत ना करने से? काजी फाजिल साहब क्यों नहीं समाअत करते? अगर एक जज बीमार भी है तो किसी और जज को लेके आए, उसकी जगह कई जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या एक ही जज रह गए? अगर वो जज बीमार है तो किसी और जज को बनाकर रोस्टर बना के स्टार्ट करें, पता चले कि उस केस की हकीकत क्या है। ऑनरेबल 6 जजेस का खत है, आखिर वो 6 जजेस के खतों को कहां डालेंगे आप? दूसरी चीज, काजी अगर देखें, अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो उस सूरत में काजी फाजिल साहब किस तरह कह सकते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेता? और काजी फाजिल साहब, मैं नहीं समझता कि बगैर काजी फाजिल साहब के इस एक्सटेंशन को प्लान किया, क्योंकि एक तरफ सारे वो अफसरान को, जुडिशरी को 3-3 साल मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। अगर वो एक्सटेंशन हो जाती है तो काजी फाजिल साहब वो कैसे एक्सटेंशन नहीं लेंगे? ऑटोमेटिकली मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी। अगर ये कुछ हो जाता है तो उसके अंदर काजी फाजिल साहब के पास एक ही हल रह जाता है, इस्तीफा। क्या काजी फाजिल साहब इस्तीफा देंगे? सर वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि कल जिंदा रहना भी है कि नहीं रहना, तो उनको इतना क्या पता है कि उन्होंने 3 साल भी अपने जो है वो उसमें रहना है? यही तो इसमें बड़ी जबरदस्त बात है कि उनको ये तो नहीं पता कि मैंने कल जिंदा रहना है कि नहीं रहना। उनको ये जरूर पता है कि मैं 3 साल की एक्सटेंशन लेने जा रहा हूँ, और हुकूमत की अंदरूनी ख्वाहिश है कि जस्टिस काजी फाजिल साहब को 3 साल एक्सटेंशन दी जाए ताकि उनका जो इक़्तिदार है वो बहुत अच्छे से गुजर जाए। जिस तरह आवाम के ऊपर महंगाई का जोर डाला जा रहा है, बिजली के बिलों का हालात देख लें आप, कहाँ स्टैंड करता है मुल्क हमारा? बिजली के बिल कितनी महंगाई कर दी गई है, एक गरीब आदमी के लिए पंखा चलाना मुहाल हो गया है। वहां पे वो चाहते हैं कि काजी फाजिल साहब को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल जाए ताकि हम आराम से अपना टेन्योर गुजार सकें। इसमें अगर इस तरह ही चलता रहा इस मुल्क के अंदर और एक्सटेंशन मिलती रही तो ये मुल्क मुझे नहीं लगता कि सही चल सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम।